नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम रवीश के पीछे कौन सीरीज के दूसरे चरण में हम बात कर रहे हैं कि आखिर रवीश को स्क्रीन से बाहर करने के लिए कंपनी खरीदने की मजबूरी क्या हुई, ऐसी क्या बात हुई जो रवीश के साथ अगर प्रबंधन था तो उस प्रबंधन को ही खरीद लें। इस हद तक सरकार और सत्ता में बैठे लोग क्यों चले गए, आखिर इतनी नाराजगी क्यों है रवीश से, या फिर रवीश ने ऐसा क्या कर दिया कि सत्ता और सरकार में बैठे लोगों को इस हद तक सोचना पड़ा कि 72-76 रुपये का शेयर 600 रुपये में दर पे पहुंच गया। 200-250 में जब शेयर था तो 1000 रुपया का शेयर भाव हो गया एनडीटीवी का, कि किसी तरीके से इसके शेयर को खरीद के हम उस पर कब्जा करें। मतलब 2 रुपये का सामान 10 रुपये में भी खरीदने को लेकर लोग मजबूर हुए। आखिर इस रवीश में रखा क्या था, क्या रखा है इस रवीश में? क्या ये मोदी विरोध के कारण इनके साथ ऐसा हुआ? ऐसा नहीं है। रवीश एक आवाज है, था नहीं, रवीश एक आवाज है जहां आम लोगों के सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाने में वो अपने प्राइम टाइम में, अगर 2014 से लेकर आज तक उनके प्राइम टाइम के टॉपिक को अगर आप देखिए तो उसमें मोदी सरकार कहाँ है। नोटबंदी के दौर में अगर लोग सड़क लाइन में खड़े हुए थे, सवाल उठाना लाजमी नहीं था। आज तो उस पर बात हो ही रही है। आज लोग कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि आप किस परिस्थिति में नोटबंदी किया। कोरोना काल में कुप्रबंधन आपके द्वारा हुआ, सरकार के कुप्रबंधन पर अगर सवाल खड़े किए गए तो इसमें मोदी कहाँ है? विश्वविद्यालय की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया तो इसमें मोदी कहाँ है? बहाली वैकेंसी नहीं निकल रही, इसमें मोदी कहाँ है? किसी गांव की खबर को लेकर अगर उन्होंने सवाल किया तो इसमें मोदी कहाँ है? मॉब लिंचिंग के दौरान अगर किसी मुस्लिम युवक की अगर हत्या कर दी जाती है तो इसमें मोदी कहाँ है? मोदी कहाँ है, यही सवाल आपसे है। हम लोगों ने शिक्षा पे अगर वैकल्पिक तरीके से किन किन लोगों ने विचार किया, अगर आप देखें तो एजुकेशन का मॉडल क्या होना चाहिए, तो गांधीवादी लोगों ने किया और दूसरा संघ के लोगों ने भी किया। ठीक है, उन्होंने किया, संघ के लोगों ने भी कि एजुकेशन का मॉडल, हम भी बात कर सकते हैं कि उसमें कुछ विज्ञान को लेकर मुक्ततापूर्ण बातें होती हैं, धर्म को लेकर हो जाती हैं, पर उन्होंने एक मॉडल खेती को लेकर और शिक्षा को लेकर जरूर किया कि हमारी भाषा में होनी चाहिए। पर वो अपने ही मॉडल को लेकर बहुत तरह से कंफ्यूज्ड हैं। मातृभाषा के नाम पे कभी संस्कृत के गौरव में चले जाते हैं, कभी हिंदी भूल के कभी अंग्रेजी करने लगते हैं, तो बहुत तरह का कंफ्यूजन है। पर उन्होंने विचार जरूर किया। उनके यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने विचार किया और जो भी उसका अनुभव उन्होंने अपने में सजाया उसको, वो भी उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी भी दृष्टि वहां जाकर छोटी हो गई। उन्हें लगा कि हम अपने विचार के हिसाब से लोगों को तैयार करते हैं। तो जो भी उनका स्कूल का मॉडल था, हम लोगों ने ठीक से नहीं, अभी 2-3 शोध आई है, मैं आपके दर्शकों को बता सकता हूं कि GN देवी साहब ने किताब लिखी है और ये लिखा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। किसी भी राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री जो 15 साल रहा है, मैं चुनौती देता हूं कि वो खड़ा होकर एक विश्वविद्यालय के सामने खड़ा नहीं हो सकता कि ये रहा मैंने बनाया है 15 साल में। 15 साल में एक मुल्क बन जाता है किसी भी राज्य में। भारत में इस वक्त जितने भी मुख्यमंत्री हैं जो 15 साल से ज्यादा हैं, वो सब जीरो हैं इस मामले में। क्यों जीरो हैं? क्योंकि इससे उनको राजनीतिक फायदा हुआ। तो मैं इस पे इसलिए लौट के आया हूं कि भारत के नौजवानों को बर्बाद किया गया है एक स्ट्रेटेजी के तहत। तो एक ऐसी आवाज जो हमारे आपके लिए सवाल करता था, हमारी आपकी बात को रखता था, सरकार और सत्ता में बैठे लोगों को यही चुभ रहा था कि ये सवाल उठने ही नहीं चाहिए, ये सवाल कोई करे ही नहीं। जरा सोचिए कि रवीश में आखिर रखा क्या था जो इस तरीके से लोग परेशान हो गए। रवीश की वो सोच, जिस सोच की वजह से सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग ये समझ रहे थे कि आने वाले समय में रवीश की वो सोच हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि जनता उसके साथ
कहीं हो न जाए या जनता जागृत ना हो जाए। जो धर्म की जो हमने अफीम खिला रखी है, कहीं वो अफीम से वो रबिश के बाद आवाज़ों से बाहर नहीं निकल जाए। शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं रबिश? कैसी शिक्षा नीति होनी चाहिए? इसमें कहाँ मोदी है? इसमें तो मोदी और मनमोहन सारे की सरकार है। फिर रबिश से चिट क्यों? जरा सुन लीजिए शिक्षा पर क्या सोचते हैं। बात देश प्रेम की करते हैं, करिए। देश प्रेम क्या है? रबिश की बात सुनिए कि आज के युवा को किस तरीके से देश प्रेम के नाम पर भटकाया जा रहा है। भाई देश प्रेम रहना चाहिए, और देश प्रेम किस तरीके का होना चाहिए ये हर किसी को कहने की छूट है। कह सकते हैं कि भाई देश प्रेम का मतलब क्या है। तो रबिश ने देश प्रेम की एक परिभाषा सामने लाया, युवा के सामने अपनी बात रखी कि देश प्रेम का मतलब ये है। खतरा यहाँ है, सरकार को नहीं, सरकार के सोच के ऊपर हमला था ये। किसी भी इस देश का जो भी नागरिक है, उसमें मैं नहीं मानता कि उसमें किसी देशभक्ति की कमी हो गई है तो आप उसको डोज देंगे, ठीक है। और डोज देने से अगर देशभक्ति का प्रसार हो गया है तो बहुत सारी चीज़ें आदर्श रूप में हो जानी चाहिए थी, पर वो नहीं हो रही है ना। अगर वो हो गई होती तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों को बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना पड़ता कि लोकतंत्र की कुछ चुनौतियों से गुजर रहा है। लेकिन युवाओं को जो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो देशभक्त हैं। और हो ये रहा है कि इस तरह के माहौल में आप जो अलग अलग सेनाओं के शरण में जा रहे हैं, ये देशभक्ति नहीं है। आप कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिटी के शिकार होते जा रहे हैं कि कभी आप भारत माता की जय करने लगते हैं, कभी आप पद्मावती को भी राष्ट्रमाता बना देते हैं। तो समझ में नहीं आता क्या आप शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पद्मावती राष्ट्रमाता है, तो उन्होंने कह दिया उन्होंने, तो भारत माता कौन है? मतलब आप ये भी खुद ही विवादित कर देते हैं। तो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में हम हैं। मेरे हिसाब से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग देशभक्त है। बोल लीजिए। फिर ये एक आरोप गढ़ा गया कि वो मोदी विरोधी हैं, वो मोदी का विरोध करते हैं, उनका एजेंडा है। क्या वो मोदी विरोधी थे? जरा सुनिए क्या कह रहे हैं रबिश। सामने आ रही है ये भी कहा जा रहा है कि आप नरेंद्र मोदी पर, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर जो आपकी चीज़ें जिस तरीके से आप लिखते हैं या फिर एक एंकर के रूप में जब अपनी बात रखते हैं, तो लगता है जैसे कि रबिश कुमार के अंदर से कोई घृणा, मोदी को लेकर घृणा है। इस तरह की चीजें बनाई जाने की कोशिश हो रही है। हाँ, वो बनाते हैं, वो बनाई जाती है कि भाई रबिश कुमार मोदी को लेकर काफी एग्रेसिव है, उनके मन में काफी घृणा है मोदी को लेकर, और भाषा का इस्तेमाल भी मोदी को लेकर इस तरीके से करते हैं। तो ये जो तो बहुत शालीन है वैसे। मैं आदर की सीमा कभी क्रॉस नहीं करता कि सोशल मीडिया पे भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप वो शालीनता ना तोड़ें। पकौड़ा कहाँ बनता है, 200 रुपये में कहाँ बिकता है, मैं काउंटर सवाल कर दूंगा, ये मेरी फितरत है। अब ये सवाल करना उनका अनादर नहीं है, ठीक है, बल्कि भारत की जनता का सम्मान ही यही है कि जिसे चुनकर भेजा गया है उससे आप सवाल कर लें। लेकिन जरूर 2 प्रधानमंत्री तो नहीं है इस देश में, एक ही हैं, और वही शक्तिशाली हैं इस वक्त। सत्ता का सारा, आप किसी मंत्री को जानते हैं जिसका अलग कोई वजूद हो? नहीं है। तो अगर सत्ता का सारा केंद्रीकरण उनके हाथ में है तो जवाबदेही के सारे सवाल उनके पास जाएंगे, क्योंकि एक असंतुलन पैदा हुआ है। असंतुलन ये पैदा हुआ है कि 99% मीडिया इस वक्त भारत का वो घुटनों पे है। तो आपने सुना कि रबिश मोदी विरोधी नहीं थे। रबिश ने सत्ता से सवाल किया, सरकार से सवाल किया, सिस्टम से सवाल किया। किसके लिए सवाल किया? आम लोगों की तरफ से सवाल किया। सरकार की नजरों की किरकिरी रबिश इसलिए बन गया, और इतना वक्त भी इसलिए लगा कि जनता के साथ, जनता से जुड़े हुए मसलों को रबिश उठा रहे तो कहीं जनता में उनको लेकर कोई विरोध का स्वर न उभर आए। सरकार अगर कुछ इस तरह की कार्रवाई करती है तो सीधे हटाने के बजाय एक पूरी साजिश रची गई, और सब साजिश पर चर्चा हो रही है। लेकिन रबिश मोदी विरोधी हैं ये कहकर, या सरकार विरोधी है, या देशद्रोही है, या मुसलमानों का हमपरस्त है, ये कहकर आपके उन मूल चीज़ों से नज़र भटकाने की कोशिश हो रही है या हो रही थी जिसको रबिश अक्सर अपने कार्यक्रम में उठाते रहते थे।